बॉन्ड जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड आज से खुला है, इसकी आपको विशेष चर्चा देखने को मिलेगी। डिजिटल मोड से अगर आप अप्लाई करें तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये ध्यान में रखें। आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक के दो खास मेहमान हैं तैयार हमारे साथ जुड़ने को। पालिया साहब और सेठी साहब का किया जाए स्वागत। पालिया साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1750 से 1800 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बाय करने की सलाह है। छोटे मोटे डिप्स में ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा इसका करीब यहाँ पे 1465 के आसपास। ओके, 1465 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें क्लीन साइंस में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सेठी साहब से उनकी लॉन्ग टर्म पिक लेने का। स्वागत है आपका सेठी साहब, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन, जो अभी 403 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की कंपनी है। ये कंपनी मेनली पावर इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है और टरबाइंस बनाती है शुगर सेक्टर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस के लिए। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 1600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 50% से ज्यादा का इनका मार्केट शेयर है स्टीम टरबाइन इंडस्ट्री में और ग्लोबली प्रेजेंट है इन मोर देन 70 कंट्रीज। मेनली फोकस है नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ये जून तिमाही के जो नतीजे बेहद ही दमदार थे। पैट रिपोर्ट किया 60 करोड़ का, जो पिछले साल जून तिमाही में 38 करोड़ का पैट था। बाकी एफआईएस डीआईएस में अच्छी खासी 30% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। बहुत अच्छे नाम है, निपॉन है, एसबीआई, नालंदा, इन्वेस्को वगैरह इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपए। 9 से 12 महीने का टारगेट 500 रुपए के यहां पर करें आप खरीदारी त्रिवेणी टरबाइन में। आइए कुछ और स्टॉक्स हम राय लें हमारे एक्सपर्ट से। उससे पहले बग्गा साहब से हमें पूछना है बिजनेस के लिहाज से, वो तो खैर हम पूछ गए, हमें पूछना है बग्गा साहब से आंकड़ों के लिहाज से कि इस हफ्ते कुछ बड़े आंकड़े अमेरिका में आने वाले हैं। महंगाई के भी आएंगे और कंज्यूमर सेंटिमेंट के भी कुछ पीपीआई रिटेल सेल्स आएंगी, बिल्कुल बहुत सारा डेटा। तो सर, ये जो बड़े बड़े आंकड़े इस हफ्ते आने वाले हैं, इनमें कहाँ नजर रखनी, किसका क्या असर हो सकता है, जरा समझाएं सर। काफी अहम रहेंगे अनिल जी, क्योंकि अगले हफ्ते फेड की बैठक है 19 और 20 सितंबर की। अगले मंगलवार और बुधवार को, और बुधवार रात को वो लेके आएंगे अपना डिसीजन। जो मार्केट का पोजीशनिंग है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी पॉज ही रहेगा, रेट हाइक नहीं होगा। बट नवंबर में लगभग 40% का प्रोबेबिलिटी है कि एक आखिरी रेट हाइक हो सकता है। उसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे के डेटा देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी काफी अच्छा करती रही और अमेरिकन कंज्यूमर अभी बहुत स्ट्रांग दिखा, रिटेल सेल्स अच्छे थे। तो तीनों आंकड़े बहुत अहम रहेंगे। 13 तारीख को, मतलब बुधवार शाम को हमारे टाइम, उनका सीपीआई आएगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन। फिर 14 तारीख को उनका प्रोड्यूसर प्राइस, मतलब होलसेल इन्फ्लेशन आएगा और उसके साथ रिटेल सेल्स का डेटा। और फ्राइडे को 15 तारीख को कंज्यूमर सेंटिमेंट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन निकालते हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट का आंकड़ा आएगा कि कितना अमेरिकन कंज्यूमर देख रहा है इकोनॉमी को और इन्फ्लेशन को। अगले हफ्ते की फेड बैठक बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि डॉट प्लॉट जो उन्होंने बनाया था वो फिर से अपडेट करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि अगले साल रेट कट वो कहां देख रहे हैं। मार्केट्स ने ये एस्टिमेट किया है कि जून में रेट कट शुरू हो सकता है अमेरिका में और 1% का रेट कट हो जाएगा अगले साल। बट अब ये डॉट प्लॉट देखेंगे और अगर डॉट प्लॉट में आया कि भाई कोई रेट कट हम नहीं देख रहे अगले साल, वो मार्केट के लिए थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांगली मूव कर रही है। इस
तिमाही का तो जो एटलांटा फेड निकालता है, एक जीडीपी नाउ का आंकड़ा निकालता है, वो 5% से ज्यादा दिख रहा है। तो अगर 5% एनुअलाइज्ड ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखी अमेरिकन इकोनॉमी में, तो फेड के लिए असमंजस हो जाएगा कि इन्फ्लेशन चल रही है, इकोनॉमी बहुत दमदार है, और उसके सामने हम पॉज कैसे करें। तो ये एक बड़ी इशू रहती है। सितंबर में पॉज है, नवंबर अभी ओपन है, 1 नवंबर को उनकी बैठक होगी। एक और अहम मीटिंग है अनिल जी, थर्सडे को ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है। यूरोप की इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है, स्पेशली जर्मनी में स्लो डाउन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादातर विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अभी रेट हाइक नहीं करना चाहिए, बट वो एक बटा हुआ है यूरोप का जो गवर्निंग काउंसिल है ईसीबी की, क्योंकि इन्फ्लेशन उनकी अमेरिका से काफी हाई है, तो इन्फ्लेशन काबू में नहीं है। उसके ऊपर गैस की कीमतें बढ़ी पिछले हफ्ते, जब ऑस्ट्रेलियन नेचुरल गैस के वर्कर्स स्ट्राइक पे गए। अमेरिका में एक शेवरॉन के प्लांट में हो सकता है कि स्ट्राइक शुरू हो जाए आज से, उसके चलते गैस की किल्लत आ सकती है और उसके चलते प्राइसेस बढ़ रही हैं। तेल की कीमत ऑलरेडी अप है, तो यूरोप के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि यहाँ से और रेट बढ़ाएंगे तो स्लोइंग इकोनॉमी रिसेशन में डूब जाएगी। अगर नहीं करते तो इन्फ्लेशन पे काबू नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल एक कांटे की टक्कर रहेगी 14 तारीख को, और देखना पड़ेगा क्या वो कमेंट्री लेके आते हैं अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा माहौल इस हफ्ते के आने वाले कुछ अहम डेटा का। यूरोप से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे और ब्रिटेन से भी आएंगे, और उसके बाद अगले हफ्ते हाँ तैयारी है फेड की बोली 20 तारीख को, 20 तारीख वेडनेसडे, ये है बुधवार को। तो यहाँ गुरुवार एक वीकली एक्सपायरी के दिन नहीं दिखता। खैर अब तो वीकली एक्सपायरी का क्या है, हर रोज ही कोई ना कोई वीकली एक्सपायरी होती है। सोमवार से शुक्रवार तक रोज वीकली एक्सपायरी का आनंद लीजिए। आइए आनंद लीजिए। 10 की कमाई का एक और शेयर का बता रहे हैं जैन साहब। जैन साहब, हम भी इस बार ज्यादा अलर्ट हैं, और अलर्ट होते हुए हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं अनम्यूट होकर फिर बताइएगा सर। जी अनिल जी, बल्कि पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, तो मैं यहाँ पास कोई आवाज कम करो, वहाँ आवाज जाती है स्टूडियो में। तो मैं बोला बट नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग आवाज है तो आने दो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बीच में कई हफ्तों तक हिमांशु जी के यहाँ से भी आवाज आती थी पीछे, ठोक ठाक। अब पता चला है कि ऐसा लग रहा है कि हिमांशु जी के पड़ोसी के इंटीरियर का काम पूरा हो चुका है, और गृह प्रवेश का खाना भी इन्हें मिल चुका है। हो चुका है, खाना वाना हो गया सर, गृह प्रवेश का हाउस वार्मिंग फंक्शन डन हिमांशु जी? नहीं अनिल जी, अभी नहीं हुआ। और इंतजार कर। चलिए बढ़िया है, उम्मीद रखें। अगर ना बुलाए तो मेरी रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा उनको। ओके जयंत साहब बताएं सर। बिल्कुल, देखिए शुगर स्टॉक्स अच्छे माहौल में है, और देख रहे हैं हम किस तरीके से इथेनॉल की एक पॉजिटिव न्यूज है 20% वाली। तो सारे भले वो प्राज हो, हमने त्रिवेणी टरबाइन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये सब की बातें की। और अब देखिए धामपुर शुगर, मुझे वैसे भी ये स्टॉक बढ़िया लगता है। शुगर स्पेस में मैंने धामपुर शुगर को काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, और ये स्टॉक को मैं आज फिर से लाया हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी कंफर्ट दिख रहा है। देखिए मार्केट्स तो गजब के चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप गजब के चले, बट शुगर स्टॉक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, कुशन है, डाउनसाइड ज्यादा लगती नहीं है, वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आराम से इस बार ये स्टॉक जो है 325 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। और रीजन बहुत सारे हैं। एक तो डीमर्जर हुआ था, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 2021 में, तो एक धामपुर बायो हुआ, एक धामपुर शुगर हुआ फैमिली सेपरेशन में। वन ऑफ द लीडिंग शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शुगर, केमिकल्स, इथेनॉल सब में है। कैपेक्स भी करती रहती है कंपनी, एक्सपेंशन भी किया है, और डेट्स को भी रिड्यूस किया है एक्सपेंशन के साथ। और सस्ते वैल्यूएशंस पे कंपनी 11 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी 2 से नीचे है, और डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया देती है 1.75%। मैनेजमेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं जो आज तक कई सालों से देखते आ रहे इस कंपनी को। और जो मैंने बोला कि काफी करेक्टेड स्टॉक है, 250-60 के लेवल्स बहुत अच्छा सपोर्ट है। और मार्च जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया रहा, और जून 2022 के मुकाबले जून 2023 में भी प्रॉफिट्स अच्छे रहे, 39 से 45 तक आया, और क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और आराम से 325 तक के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज डीआईज भी करीब 6.5% के लगभग होल्ड करते हैं और एफआईआईज ने बढ़ाया इनफैक्ट इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक टू प्ले विद द शुगर स्पेस। ओके, तो ये है धामपुर शुगर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर आती हुई जैन साहब की तरफ से। ये स्टॉक भी कमाल के एक्शन में आता दिख रहा है। शुगर से जुड़े सारे स्टॉक्स एक्शन में ही धामपुर को पसंद किया है जैन साहब ने 325 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है पोजिशनल पिक्स का। पालिया साहब बताएंगे क्लीन साइंस लॉन्ग टर्म पिक। पालिया साहब पोजिशनल पिक। तो अनिल जी पोजिशनल पिक है RHIM, RHI मैग्नेसिटा। ये स्टॉक में देखें तो जो ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्तों में देखा था वो स्टॉक हायर साइड पे कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से नियर टर्म में एक करेक्टिव मूव जरूर बना था, लेकिन यहाँ पे भी अब ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं। RHIM बाय करने की सलाह है और हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक में जो टारगेट बन सकते हैं वो आना चाहिए करीब 860 रुपए से लेके 880 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो रखना होगा वो करीब होगा 735 के आसपास। कि RHI मैग्नेसिटा ये है वो कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर पालिया साहब की तरफ से। और पोजिशनल पिक बताएंगे हमें सेठी साहब भी त्रिवेणी टर्बाइन के बाद। शुगर वाले शेयरों पे सेठी साहब भी बुलिश है और जैन साहब भी। सेठी साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, शुगर वाले सेक्टर पे तो मैं बुलिश हूँ, बट ये त्रिवेणी टरबाइन शुगर नहीं बना रही है। इनकी अच्छा, वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, सॉरी हाँ कंफ्यूज हो। शुगर बनाती है और त्रिवेणी इंजीनियरिंग बनाती है ना। हाँ वही ठीक सॉरी बताएं सर। स्टीम टरबाइन बनाती है। अच्छा अनिल जी, आज का जो मेरा पोजिशनल पिक है स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, जो अभी 1572 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल टारगेट है इसके 1650 के और 1540 का रखना है स्टॉप लॉस। ये कंपनी भी एक पसंदीदा स्टॉक है और मैंने कई बार इसको निचले लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है MNO मीनिंग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और OTT प्लेयर्स को, और इनको मैसेजिंग सर्विसेज, वॉइस सर्विसेज, ईमेल, ये सब सेगमेंट में काम करती है, जहाँ पे एक बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी जा रही है। कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस है फ्रॉम अराउंड 20 लोकेशंस। और इस कंपनी हाल ही में ये खबरों में भी थी जब वोडाफोन आइडिया ने टानला को जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसकंटिन्यू करके इस कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो ये स्टॉक फोकस में भी आया था। और बाकी कई सारे नए प्रोडक्ट्स भारत में इन्होंने लॉन्च करे हैं मोबाइल फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए। मोबाइल आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर जो पासवर्ड का जो ऑथेंटिकेशन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वहां पे भी इनका एक रोल है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स और दमदार अपॉर्चुनिटीज वाली कंपनी है। बाकी जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 71 करोड़ के सामने 91 करोड़ का पैट आया जून क्वार्टर में। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1650, स्टॉप लॉस ऑफ 1540। ओके, ये है आपके लिए रूट मोबाइल 1650 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। सेठी साहब की पोजिशनल कॉल। आइए जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है, जय का जैकपॉट। बताया जाए। बिल्कुल दीप खरीदना है इंडिगो का 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये आपको मिलेगा 58 रुपये 20 पैसे, 58 रुपये 90 पैसे के आसपास। सो 5820 5890 के आसपास खरीदे इंडिगो का 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिगो में एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है दीप। इसके टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं दैट कम्स टू 82 एंड 95। 82 एंड 95 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है आपको। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा एट 43। सो 43 के स्टॉप लॉस से आप खरीदे 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इंडिगो का। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड इसमें एक बाउंस आपको लगभग 2550 2560 तक का देखने मिल सकता है। मतलब लोअर साइड आई बिलीव 2475 80 के आसपास के जो लेवल से दीपक इमीडिएट बेसिस पर तो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। ओके, तो इंटरग्लोब इंडिगो यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है, 2500 का कॉल खरीद कर चलें। ये आ रहा है यार ये जय की तरफ से। ओके,
हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी 10 की कमाई। और हिमांशु जी, आपके जो मॉर्निंग ट्रेड्स थे वहां पर टारगेट भी हिट हो रहे हैं, तो उसका भी अपडेट दे दीजिए और फिर अपना 10 की कमाई का स्टॉक भी बताएं सर। जी दीप, तो देखिए मारुति में हमने एक कॉल ऑप्शन सुझाया था 10,400 का, उसमें एज वी ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो रहे हैं। तो क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेड है तो प्रॉफिट बुक करें। कैनरा बैंक एक बड़ी अच्छी अप मूव में है और लीड कर रहा है। इनफैक्ट आज पीएसयू बैंक्स में जो एफ&ओ में ब्रेकआउट है, तो पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर और अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद अगर आज की 10 की कमाई की मैं बात करता हूँ पोजिशनली, तो मुझे पसंद है यहाँ पर जीएमडीसी, जिसको पास्ट में मैंने और भी पैनलिस्ट ने, राकेश जी, कुणाल जी ने भी इसको काफी बार रिकमेंड किया है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से फ्रेश एक ब्रेकआउट यहाँ पर बन रहा है, ये स्टॉक फिर से एक अपमूव के लिए तैयार है। तो शॉर्ट टर्म में 320 और 350 रुपए के टारगेट्स के लिए जीएमडीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 250 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है और जीएमडीसी में फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए जीएमडीसी, फ्रेश खरीदारी करके चलें, स्टॉक एक्शन में आ सकता है। आइए एक चार्ट कॉर्नर की कॉल राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है पिरामल इंटरप्राइजेस पीईएल पर, जो 1120 1122 की स्पॉट के अंदर एक नेकलाइन को तोड़ रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, साथ में एक लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और बिल्कुल कॉपी बुक एग्जांपल इस पैटर्न का आपको देखने को मिलेगा। चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पैटर्न का लक्ष्य काफी अग्रेसिव है। हमारी खरीदारी की राय है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1110 रुपए के आसपास। 1110 फ्यूचर का स्तर बता रहा हूं, इस पर आप स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 1170 रुपए का, 1170 का, और इवेंचुअली 1200 के लक्ष्य के लिए पीईएल यानी पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी कराएं। ओके, तो पीईएल ये है वो स्टॉक जहां चार्ट कॉर्नर के तौर पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती दिख रही। गजब के एक्शन में ये स्टॉक भी आपको नजर आएगा। 1110 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 1170 और 1200 के टारगेट के लिए। आइए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पर आ रहे हैं आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक्स और 10 की कमाई की कुछ बेहतरीन आइडियाज भी। इशू को रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिला था, करीबन 94 गुना इशू ये सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी कैटेगरी में 133 गुना, एचएनआई 135 गुना और रिटेल 54 गुना। सांगी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले लिस्टिंग की दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी है, लेकिन लिस्टिंग से भी ज्यादा रेस्पॉन्स जो आपके आईपीओ का आया था लगभग 94 गुना, किसी भी लिहाज से कम नहीं होता। जरा समझाएं सर, आपकी उम्मीद थी इतने बड़े रेस्पॉन्स की या कुछ वाकई उम्मीद से ज्यादा रेस्पॉन्स रहा? लिस्टिंग कैसे देखते हैं आप? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। रिस्पांस जो मिला है वो बहुत प्यार है इन्वेस्टर का कि जो इतना रिस्पांस मिला है, इतना उम्मीद हमको शायद नहीं था और इन्वेस्टर ने हमको खूब अच्छी तरह कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इसके लिए हम लोग उनके खूब खूब आभारी है और नतमस्तक है। बिल्कुल ठीक बात है और वाकई में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा रिस्पांस हो तो सांघवी साहब जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है। बताएं सर, अब चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, थोड़ा गाइडेंस भी दे सकते हैं, आगे के बारे में बता सकते हैं। अगले 3 साल में कंपनी को कहां ले जाने का इरादा है आपका? क्या विजन है कंपनी को लेकर? अनिल जी, अभी हम लोग बिल्कुल भी खुलकर बोल सकते हैं और जो कंपनी को, जो इन्वेस्टर ने कंपनी के ऊपर में एक भरोसा जताया है और उस भरोसे पे खरे उतरने के लिए कंपनी का अपना बिजनेस मॉडल बिल्कुल तैयार है और आने वाले 2 साल के अंदर में कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का कैपेक्स करने का और एक्सपेंशन प्लानिंग चल रहे हैं और 3 साल के अंदर में हम कंपनी के टॉप लाइन को 2x की तरफ देख रहे हैं जो 1100 करोड़ प्लस होगी और प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा कंपनी का 15% से ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के 10% से ऊपर जाएगी। और इसमें जो हम विस्तार कर रहे हैं और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें जो नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ऐसी प्रोडक्ट्सों को जो अप्रूवल मिल चुके हैं
और जिस तरीके से कंपनी अपना विस्तार सोच रही है उस तरीके से उनको जस्ट एक कैपेक्स करके कस्टमर बेस तैयार है, अप्रूवल्स तैयार है, सिर्फ प्रोडक्शन करके अपनी क्षमताओं को और क्वालिटी और डिलीवरी सब कुछ प्रिपेयर्ड है, उनको पूरा करना है और हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी टीम और जो विश्वास इन्वेस्टरों का हमारे पे है वो उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी अच्छा काम करके परफॉर्म करके आगे बढ़ेगी। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में 1000 से 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आप करेंगे, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल 3 साल के अंदर में 1100 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन की तरफ और 10% उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो पैट गिनते हैं उसकी तरफ जाएगा और 15% से ज्यादा कंपनी एबिटा मार्जिन की तरफ आगे बढ़ेगी। इस प्रकार की विस्तारित योजना है और कंपनी के अंदर में 100 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट है उसके भी प्लानिंग्स है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपका एबिटा मार्जिन 9.5% है, वो 15% तक ले जाएंगे और पैट मार्जिन आपका 5% है, वो 10% तक ले जाएंगे। 10% मतलब यानी कि करीबन अभी जो 25 करोड़ का आपका प्रॉफिट है 3 साल में 100 से 125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। एम आई राइट सर? बिल्कुल 100 से 110 करोड़ के प्रॉफिट होगा और उसका रिजल्ट हम प्रमोटर्स को एक गिफ्ट की तरह देंगे। इन्वेस्टर्स ने हमको काफी रिस्पांस दिया है और इसी तरीके पे खरा उतरने के लिए कंपनी के अपने एक्सपेंशन प्लान्स बहुत रेडी अवेलेबल है और जो 3 साल से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो कंपनी ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हुई है, उसका पूरा भरपूर फायदा आने वाले 2-3 साल के अंदर में कंपनी को मिलेगा। ओके परफेक्ट। सांघवी साहब, वैसे तो आपकी कंपनी का आपका इंटरव्यू भी हमने किया था आईपीओ के वक्त, बाकी सब ठीक है, खाली एक ही इशू है जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है हाई डेट। आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 टाइम से ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा, और इश्यू से जो पैसा आ रहा है वो भी आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? डेट कम नहीं कर रहे हैं। तो इस डेट को कम करने का आपका क्या प्लान है? कब तक कितना कम करेंगे, जरा वो समझाइए। अच्छा, आने वाले 3 साल के अंदर में अभी हम लोग जो आईपीओ का पैसा है, जो कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स करे उसके वर्किंग कैपिटल में यूज होगा और आने वाले समय में जो इंटरनल एक्रूवल्स जो कंपनी के एकदम हैंडसम दिख रहे हैं, जो 10% के आसपास की तरफ पहुंचेंगे और उस इंटरनल एक्रूवल से प्लस दूसरे जो कंपनी की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट को लेकर चल रही है उससे, और अगर आप देखेंगे तो नया फंड जो आ रहा है उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो टोटल टर्म लोन जो कंपनी का है वो ऑलमोस्ट 0 है और जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है, जो स्टॉक्स और मटेरियल में पैसा रहता है, जो एक प्रकार से एनकैश ही है, पर फिर भी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर में कंपनी का जो इक्विटी डेट रेशियो है वो 1% से नीचे होगा। वो टारगेट और वो इंटरनल एक्रूवल से हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, डेट इक्विटी रेशियो भी कम करने की, यानी कि डेट को कम करने की योजना है विजय सांघवी साहब की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और आपने लिस्टिंग के बाद अपनी विस्तार से योजनाएं बताई। एक बार फिर से आपको दमदार लिस्टिंग की और कैपिटल मार्केट में आपने पारी की शुरुआत की है सर, बहुत बहुत। हाँ, एक और बधाई आपको देना भूल गया सर। मेरे ख्याल से आपका इशू पहला इशू है जो 3 दिनों में लिस्ट हो गया, राइट सर? बिल्कुल सर। ये कमाल कैसे किया सर आपने? पहली बार फर्स्ट टाइम इन सर ये कमाल जैसे इश्यू खत्म हुआ, द रेगुलेटरी बोर्ड जो रिस्पेक्टेड बोर्ड है, एनएससी बीएससी का सपोर्ट और एंटायर टीम सपोर्ट जो मर्चेंट बैंकर की तरफ से है, हमारी कॉम्प्लायंस टीम की तरफ से है और अपना लिंकिंग टाइम जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स जिन्होंने टाइमली शेयर अलॉटमेंट्स किए हुए हैं, इन सभी की वजह से हम लोगों ने इस T3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। जो एक हमारे लिए चैलेंज जरूर था कि हम T3 में कैसे उसको क्वालिफाइड कर लेंगे, लेकिन एक आँख के सामने एक टारगेट था और आँख के सामने एक इंडियन कंपनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी बनने का एक मौका भी दिख रहा था और उस मौके को हम चुकना नहीं चाहते थे। हमारी पूरी टीम, पूरी एनएससी, बीएससी, सेबी एंड एंटायर जो पूरी मिशन है और मशीनरीज है वो इसके पीछे लग गई और आज हम लोग उसको सफलतापूर्वक लिस्ट कर पाए और ये एक फर्स्ट ग्लोबल इंडियन कंपनी है जो T3 के अंदर में क्वालिफाइड होके सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। सो आपको भी मैं खूब खूब बधाइयां दूंगा और खूब खूब धन्यवाद जो आपने हमको कवरेज किया और हमारे इन्वेस्टर्सों ने जो भरोसा किया है उस इन्वेस्टरों का भरोसा को हम लोग कायम रखेंगे और आगे ग्रोथ करते रहेंगे, इसी प्रकार से बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सांघवी साहब, इसी तरह से सोच बड़ी और ऊंची रखे कि T+3 पहली कंपनी बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है। वो आपके लीड मैनेजर्स, आपके रजिस्ट्रार, एक्सचेंजेस और सबको बहुत बहुत बधाई। ये एक बड़ा अचीवमेंट इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए भी, पहली कंपनी है जो 3 दिनों में लिस्ट होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक आया है मैनेजमेंट की तरफ से। 3 साल में 1100 करोड़ का टर्नओवर और 100-125 करोड़ का प्रॉफिट दी।
तगड़ा है आउटलुक। आई एम श्योर स्टॉक में रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त आया, अब अपसाइड आपको और दिखेगी भी। आइए बढ़ते आगे, 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए तैयार है। मेहुल कोठारी साहब बताएंगे अपनी पसंद का शेयर। मेहुल जी बताइए। अनिल जी, आज की 10 की कमाई का जो मेरा स्टॉक है वो है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो इसलिए काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है और यहाँ से डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। मुझे लगता है ओएमसीज यहाँ से फिर से ट्रैक्शन में दिख सकते हैं यहाँ पे। तो हिंद पेट्रो लेना है, स्टॉप लॉस 245 का रहेगा और अपसाइड टारगेट 291 का रहेगा। सीएल खरीदने की राय है। आजकल हिंद पेट्रो बोलते तो कंफ्यूज हो जाता है, ढूंढना पड़ता है कौन सा शेयर है। फिर हमें पता, अपना पुराना अनुभव हमने काम में लिया, जो पुरानी वो जो कौन सी अनयूज्ड मेमोरी होती है ना, स्लीपिंग मेमोरी, कौन क्या बोलते हैं उसको, डॉर्मेंट, हाँ वैसी मेमोरी, उसमें से निकाला हिंद पेट्रो मतलब एचपीसीएल। फिर पता चला हमें कि ये वाला स्टॉक है। मेहुल जी का 245 के स्टॉक लॉस के साथ 291 के टारगेट के लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स लेंगे, उससे पहले बग्गा साहब से एक इंटरेस्टिंग बात मुझे करनी। कहा है बग्गा साहब, जरा एक बार उनसे मुलाकात करवाइए, लाइए स्क्रीन पे। हाँ सर, ये कल एप्पल का फोन नया लॉन्च हो रहा है, तो जरा इसके बारे में देख कि क्या लोगों का मूड माहौल बन रहा है, क्योंकि वो जब से चाइना ने थोड़ा माहौल खराब किया है, स्टॉक की बड़ी बुरी हाल है। तो ये वाला लॉन्च एप्पल के लिए, आपके अमेरिका के बाजारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सर? अनिल जी, कोई नया चीज नहीं है। जैसे पिछली बारी वो हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट लॉन्च किया था, इस बारी ज्यादा ये है कि नए वही मॉडल्स में एक नया इजाफा कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि कितना वो उसका कैपेसिटी बढ़ाते हैं या कैमरा बेटर रहता है, वही जो नॉर्मल आईफोन का रहता है। चार्जर शायद सी केबल का बन जाएगा, जो लाइटनिंग होता था वो हटके अब, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में काफी दबाव है कि स्टैंडर्डाइज किया जाए चार्जर, तो वो शायद सी टाइप का चार्जर आ जाएगा। ओवरऑल चाइना के चलते 250 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप गिर गई उनकी। तो वो है क्योंकि 18% आईफोन चाइना में बेचे जाते हैं। तो चाइना में ये एक सरकारी बैन लगाया गया, और ये भी बात हो रही थी कि स्टेट लेवल और लोकल लेवल एम्प्लॉयज को भी कहा जाएगा, और उनको कहा गया कि आप आईफोन मत यूज करिए और एटलीस्ट ऑफिस में तो मत लेके आइए आईफोन। तो उसके चलते थोड़ा ओवर रिएक्शन है मार्केट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 18% जो चाइना में आईफोन बिकते हैं वो पूरे के पूरे उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 5% चाइनीज जरूर है, बट स्टेट एम्प्लॉयज तो बहुत छोटा उसमें एक तबका है। तो ओवरऑल ओवर रिएक्शन हो गया था मार्केट का। अब कल पे बहुत दारोमदार रहेगा कि लोग क्या कहते हैं, कि डिसअपॉइंटेड है कि अच्छा है, कुछ नया निकल के आता है। अगर फोन्स में अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी वो बताएंगे, नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम उनके कंप्यूटर के, टैब के और फोन के तीनों निकल के आएंगे। एयरपॉड्स भी वो बताएंगे। तो उम्मीद है कुछ अच्छा निकल के आएगा, और प्राइस भी बढ़ाने की उम्मीद है कि $100 आईफोन 15 ज्यादा महंगा कर देंगे। तो अगर प्राइस बढ़ती दिखी तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये सब एप्पल से उम्मीदें हैं कल की। क्या मतलब बग्गा साहब को क्या नहीं आता मुझे मतलब? सब मालूम है सर। मतलब सी टाइप के चार्जर से लेके आईफोन के, मैं तो ऐसा अंदाज से मैं सोचा कि चलो कहीं तो फंसाऊं किसी सर को, कुछ तो ऐसा पूछूं जो सर बोले कि बाहर जाने तो मेरा क्या लेना है। मतलब सर, मतलब आईफोन पे भी आप 5 मिनट बोल सकते हो और एकदम काम की बात सारी डिटेल के साथ। मतलब यू आर शॉक्ड। मतलब किस किस को लगा ये झटका कि वाकई में बग्गा साहब इतनी देर तक आईफोन पे बोलेंगे? किसी को अंदाजा था, किसी को आप में से? नहीं ना? गजब सर। मतलब सी टाइप चार्जर से लेके, प्राइसिंग से लेके, फीचर से लेके, मतलब क्या सर, ये कोई रखा है आदमी आपको सब बताने के लिए आके? मतलब कि जब आप रियल टाइम आप सोते हो तो कान में आके बता जाए बग्गा साहब ये है, ये कैसे याद है? कुछ सर वो टिप्स तो दो थोड़ी हमें भी। अनिल जी, एक और भी था जो मैं बोला नहीं, क्योंकि ये दिग्गज बैठे होते हैं सारे टेक्निकल एनालिस्ट। हाँ। वो अगर संदीप जैन और मैं बात कर रहे होते तो उनसे मैं बता देता 1-on-1, या बंसल जी
वन ऑन वन। अरे बंसल जी का तो छोड़ो सर, बंसल जी ने तो इतनी बड़ी गलती क्या ब्लंडर किया मैं बता रहा हूँ आपको। अगर बग्गा साहब के सानिध्य में रहते तो बंसल जी को कितना फायदा था। बंसल जी 2 दिन बाद आते, नया आईफोन लेके आते सस्ता वाला अमेरिका से, और सबसे पहले आपके पास होता। क्या जल्दी थी आने की? कुणाल जी कर ही रहे थे ना बराबर काम, इधर भाग के आ गए। 2 दिन लेट आना चाहिए। सही बात है। लो थे। या एक और बोला सही बात, कुणाल जी आपको क्यों लग रहा है ये सही बात है, बताइए। अनिल जी अगर आते तो अनिल जी 2 आईफोन ले आते। अब सुनने में आया है कि आईफोन फोल्ड भी होने लगेगा। हाँ। तो बंसल जी वहां पर साक्षात मौजूद थे। मैंने तो इन्हें सलाह भी दी थी कि आराम से आइए और सामान लेकर के आइएगा। अब अनिल जी सामान के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, जब से आए हैं बिल्कुल चुप हैं, और जो भी बोल रहे हैं वो स्लैंग में बात कर रहे हैं, तो अनिल जी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अनिल जी जो बग्गा जी ने अनिल जी विश्लेषण किया अभी, जो टेक गुरु होते हैं अनिल जी, जो गैजेट गुरु होते हैं, तो अनिल जी बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरह से विवरण दे रहे थे। अनिल जी एक शो टेक पर भी शुरू कर दीजिए बग्गा जी के साथ, वो जिसमें जो नए यंत्र संयंत्र आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हो जाएगी। सीरियसली बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब थोड़ा सा फंकी स्टाइल में अगर सर आप बोलना शुरू कर देना तो आप टेक गुरु भी बन जाएंगे एकदम। लेकिन बंसल जी अगर 2 ही लाते तो आप मुझे देते या बंसल जी को, कुणाल जी को देते गिफ्ट? नहीं अनिल जी, मैं अगर एक भी लाता तो गिफ्ट आपको देता अनिल जी। कुणाल जी तो आसपास नहीं है अनिल जी गिफ्ट के लिए, आईफोन के लिए। और एक चीज अनिल जी, बग्गा जी को भी थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला कि दिग्गज एनालिस्ट बैठे हैं टेक्निकल वाले, तो बग्गा जी मेरे को आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आपने मेरा भी नाम लिया है, तो मैं तो अनिल जी आपके बग्गा सर आपके ट्वीट्स पढ़ के ज्ञान बांट देता हूँ। मतलब कि दूसरे को ऐसा लगता है कि ये ज्ञान मैंने ही बनाया है। मतलब कि हर आदमी आपको तो फॉलो नहीं कर रहा है और हर आदमी ट्विटर पे भी नहीं है। और तीसरा अनिल जी एक चीज और बोलूंगा अनिल जी, जैसे अभी आप मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे थे और बग्गा जी ने टाइम स्क्वायर की बात करी, तो अनिल जी जिस टैक्सी ड्राइवर की मैं बात कर रहा था अनिल जी, वो रात को 3 बजे पब बंद होने के बाद बैक डोर से एंट्री मार के मुझे पब के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री लेके गया था अनिल जी। सिर्फ वो जी बिजनेस देखता है 2:30 बजे से 3:30, 1 घंटा देखता है अनिल जी। तो ये फैन फॉलोइंग है अनिल जी जी बिजनेस की। ओ गजब, मतलब और सारे ये बंसल जी को ही मिलते हैं, ये सारे बंसल जी को। हमें आज तक कहीं कोई ऐसा फ्री एंट्री वाला मामला मिला ही नहीं आज तक। लेकिन बंसल जी गजब, मतलब कहाँ ये कौन सी सिटी में था बंसल जी? अनिल जी टाइम स्क्वायर में अनिल जी थोड़ा सा आगे चल के वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं अनिल जी, वो जो NYU है ना उसकी बैक साइड पर काफी पब्स हैं, तो वहां पे लेके गया था। स्पेशली क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं बंद होने के बाद बैक डोर पे बकायदा लेके गया अनिल जी। हालांकि मैंने फ्री में कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, रात्रि बहुत हो चुकी थी, बट हॉस्पिटैलिटी अनिल जी उनकी मतलब की बहुत अच्छी थी। ये 3 बजे का जो टाइम बताया, ये 3 बजे का इंडियन टाइम था या वहां का 3 बजे का टाइम? नहीं अनिल जी 3 AM अमेरिकन टाइम। मतलब बंसल जी तो पूरे फुल पार्टी करके आए, रात को 3 बजे पब में एंट्री कर रहे हैं। एग्जिट कम क्या होगा भगवान जाने। चलिए बढ़िया, तो ये है राय। अच्छा बग्गा सर कुछ कहना चाहिए? जी जी सर। नहीं है ये अनिल जी, ये कैब ड्राइवर्स न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो, वेस्ट कोस्ट में हो, जो भी भारतीय मूल के होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं, वो हमारा लहजा बोलने का पकड़ लेते हैं और फिर इतना अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं। मेरा तो कई बार हुआ, कोई पेशावर से आ जाता है तो बोलता है वो आप तो हम वतनी है हमारे, आप पेशावर से, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? मैं कहता था नहीं नहीं, कंपनी दे रही है हमें, आप और लीजिए। और इतना अच्छी तरह से वो तो इतना हो जाते थे कि घर भी आइए, उल्टा वो लगता था ये कहाँ ले जाएंगे, बोला नहीं आप छोड़ दीजिए। तो दुबई हो या US हो, हमारे इतने कैब ड्राइवर्स हैं, सरदार जी मिल जाते हैं कई बारी, और बहुत मजे से वो लेके जाते हैं फिर, और बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट होता है। बट बंसल जी से एक उम्मीद थी कि क्योंकि फिल्म रिलीज हुई जब बंसल जी हिंदुस्तान में नहीं थे, मुझे उम्मीद थी कि टाइम स्क्वायर में वो पट्टी बांध के ना बंसल जी घूम रहे होंगे कि शाहरुख खान रिट्वीट करेंगे बंसल जी का। मिस हो गया बंसल जी। बंसल जी ने बोला ना कि वहां पे फ्री का कुछ कंज्यूम नहीं किया, अगर वो किया होता फ्री का कंज्यूम करने के चक्कर में पड़ते तो पट्टी वट्टी भी बन जाती है। इसलिए बच गए। आइए बढ़ते आगे, और आइए 10 की कमाई की एक पिक और बाकी है और वो दे रहे हैं जय ठक्कर। जय बताइए।
जी अनिल जी लास्ट दो जो काफ़ी इनफैक्ट अनिल जी जो 10 की कमाई दी थी, दो जो मेरे ध्यान में अनिल जी उसका मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। राइट्स का और प्राज का अनिल जी दोनों में ही 20% प्लस का मूव देखने मिला, और रिसेंटली अनिल जी दोनों ही रेकमेंड किया था, राइट्स और प्राज, और दोनों में 20% प्लस का मूव अनिल जी देखने मिल रहा है। और अब जो अनिल जी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो है सफ़ायर फूड्स को खरीदने की सलाह है। 1530 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 1380 का, सो 1530 के आसपास खरीदे, 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी सफ़ायर फूड्स में। टारगेट्स इसके 2000 प्लस के निकल कर आ रहे हैं जी, 2000 के मिनिमम टारगेट्स के लिए इसको खरीदे। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई अब लगाएगा। इनफैक्ट ये जब से लिस्ट हुआ है तब से अनिल जी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था 1530-40, एंड नीचे में तो लगभग 950 तक के लेवल्स देखिए, बट अब फुल्ली रिकवर होकर फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट करने को है अनिल जी। सफ़ायर फूड्स यहाँ से एक अच्छी खासी अपवर्ड जर्नी, अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, सफ़ायर फूड ये वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। 1380 का स्टॉप लॉस और 2000 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएंगे अपनी पसंद का शेयर, बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन। ये स्टॉक में देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बन रही है, हमें लगता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 590 से लेके 620 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 515 के आसपास। 515 के स्टॉप लॉस के साथ किर्लोस्कर ऑयल, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। सेठी साहब भी देंगे आपको अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स, लेकिन सेठी साहब चाहते हैं थोड़ा सा वक्त, तब तक आइए हम आपकी करवाते हैं मुलाकात एक और मैनेजमेंट से, और वो मैनेजमेंट भी आज की लिस्टिंग वाला ही है। आइए, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड आज लिस्टिंग हुई है 460 रुपए के आसपास, 4% प्रीमियम पर। 441 रुपए की थी इश्यू प्राइस, और एक बार इश्यू प्राइस से थोड़ा सा नीचे भी गया है 432-37 के आसपास, और वापस रिकवर होकर इश्यू प्राइस के आसपास है शेयर। रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला था इस इश्यू को, 32 गुना सब्सक्राइब हुआ कुल मिलाकर। QIB कैटेगरी में 72 गुना, HNI कैटेगरी में 31 गुना, रिटेल 8.5 गुना। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के CMD नरेंद्र गोलिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और सर ने इतने समय पहले IIT बॉम्बे से टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी, और साथ ही साथ आपने लेलैंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आपने साइंस में मास्टर्स किया है। नरेंद्र गोलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपकी पारी की शुरुआत हो चुकी है, कैपिटल मार्केट में लिस्टिंग हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई सर। इशू को रेस्पॉन्स आपके बहुत ही जबरदस्त मिला था तीनों ही कैटेगरी में, लेकिन लिस्टिंग एकदम इशू प्राइस के आसपास हुई, उतनी दमदार नहीं। क्या वजह समझते हैं सर आप? नहीं साहब, हम लोग तो देखिए एक अपना काम करते हैं, और आप देखिए थोड़े दिन वॉच करिए। कैपिटल मार्केट में हम बहुत नहीं समझते हैं कि प्राइस कब ऊपर खुलता है कब नीचे खुलता है, लेकिन ये एक परसेप्शन है। जैसे जैसे आगे जाएगा और रिजल्ट्स आते जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई इट विल गेट इट्स ड्यू शेयर, तो उसका भाव होना चाहिए, वो हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, परफेक्ट बात सही भी है। आपका फोकस काम पर, और काम से ही रिजल्ट आएंगे, तो आप कह भी रहे हैं कि आगे रिजल्ट बेहतर आएंगे। अब आप चूंकि लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट और गाइडेंस दे सकते हैं अपने निवेशकों को। और जाहिर सी बात है कि इतना लोगों ने भरोसा जताया, इतना इशू भरा है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कुछ कंपनी से कि बढ़िया करेगी आने वाले समय में। 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपका विजन हो, जो गाइडेंस हो, जरा समझाएं कि कंपनी की क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है सर। सब पीछे जो 2 साल पूरे हुए उसमें हमने 23, 24, 25% ग्रोथ दिखाया है, दोनों भी, टर्नओवर में भी, एबिडा में भी। आगे भी उससे कम नहीं होगा। पहले साल, ये साल के 6 महीने बहुत अच्छे हुए हैं, और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंस विल बी इवन बेटर देन द लास्ट 2 years। एग्जैक्ट नंबर्स तो हम नहीं बताएंगे, वी आर नॉट सपोज टू गिव इट बिफोर वी गिव इट टू सेबी, बट जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे नीचे नहीं होगी, ये मैं आपको काफी भरोसे से कह सकता हूँ। परफेक्ट सर, पास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सेफली एज्यूम करना ठीक है कि 3 साल में आप मुनाफा और अपना रेवेन्यू दोनों दुगना कर सकते हैं?
पूरा कोशिश है साहब, और मार्केट जैसे रहे और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी वैसे ही रही और कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ तो फिर उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पहुंचे और बोलते ना गॉड विल, इंशाल्लाह 3 साल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। चूंकि आपका पोलैंड में प्लांट है, 80% बिजनेस आपका लगभग वहां से आता है, 70% रेवेन्यू वहां से आता है यूरोप से, पोलैंड से मिलकर। जरा समझाएं सर, जो ये G20 की बैठक हुई है जिसमें ये पूरा कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक का, क्या कुछ आपके बिजनेस में फायदा मिलेगा सर? साहब देखिए, ऐसे तो हर इंटरनेशनल इवेंट से कुछ ना कुछ लगाव होता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन हमारा जो ग्रोथ आता है ना साहब, वो एल्यूमिनियम बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इनोवेशन, दैट इज द बिगर कंट्रीब्यूटर। अभी ये जैसे आपने बोला कॉरिडोर आएगा, ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो आप श्योर हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स तो लगने ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो लगनी है हर एक काम में। तो वैसे इनडायरेक्ट फायदे हैं, लेकिन डायरेक्ट फायदा ऐसा कि जो हम कर रहे हैं, आते आते आप देखेंगे कि भाई उसमें और ज़्यादा इनोवेशन, और ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा मार्केट्स, और ज़्यादा। अभी हम रशिया को भी करते हैं, लोग नहीं बोलेंगे लेकिन रशिया इज ऑल्सो ओपनिंग अप अगेन। G20 में भी बात हुआ था, उन्होंने कंडेम किया था, बट इवेंचुअली तो वॉर खत्म होगी और वापस रीबिल्डिंग में बहुत सारा काम होगा। पोलैंड से भी होगा और भगवान किया तो इंडिया से भी अच्छा, बिकॉज इंडिया के भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं दोनों। रशिया से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यूक्रेन से भी खराब नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बार वॉर खत्म होने के बाद जो वापस से एक्टिविटी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आपने 2 चीजें की थी आईपीओ के वक्त, एक तो ये कि आप एक्सपांशन का भी इरादा रखते हैं, पोलैंड में आपने प्लांट खरीदा है, शंघाई में खरीदा है, किसी तरह के कोई इनऑर्गेनिक एक्सपांशन के प्लान्स, और दूसरा ये कि ऑर्डर बुक को लेकर कोई आप एक गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरह की ऑर्डर बुक बन रही है, दोनों बताएं सर। दोनों चीज आपके देखिए, ऑर्डर बुक जो है ये तो हमारी, हमने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम में एक फ्यूचर की रहती है। इलेक्ट्रिकल बिजनेस में तो हमारा डे टू डे है, लेकिन इट इज जस्ट गोइंग अप। मतलब कोई भी चीज आज के दिन, इट इज नॉट ऑन द नेगेटिव साइड वे आई कैन से कि भाई कोई भी आपको नेगेटिव गाइडेंस है। आई मीन ओनली पॉजिटिव गाइडेंस आई कैन गिव यू व्हाट वी कैन अचीव। अभी पूरी सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी वो भी चली गई है। मटेरियल इज अवेलेबल एज यू नीड इट, and therefore I think going ahead things should be positive, at least for this company. I think for India in general it is positive. इंडिया का इंटरनेशनल स्फीयर में बहुत नाम हो रहा है, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया की क्वालिटी भी अच्छी डे बाय डे अच्छी हो रही है, जो है उससे भी अच्छी हो रही है। सो आई थिंक वी कैन ऑल लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फ्यूचर। ठीक बात है सर, बढ़िया फ्यूचर दिख रहा है। क्वेश्चन था आपका कुछ? जी सर, आप अपनी बात पूरी करें जी। नहीं, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था पहले, वो तो एक ऑर्डर बुक और दूसरा इनऑर्गेनिक एक्सपांशन एक्विजिशंस। हाँ, इनऑर्गेनिक पे हम देख रहे हैं सब, लेकिन अगेन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस हाउ मच वी कैन मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स, बट बहुत सीरियस बात चल रही है। और अगर सब सही हुआ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको मालूम है कि जब तक हुआ नहीं है इन द सेंस कि कई बार कप और लिप में बीच में स्लिप हो जाता है। ऐसा होने की अंदेशा हम निकालते नहीं है, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अच्छा साइज का एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आएंगे, लेकिन हमने जो बात किया था 3 साल का, वो अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ से था। इनऑर्गेनिक विल ऐड टू दैट। ने एकदम सही कहा, जब तक डील साइन ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कहाँ रुक जाए कहाँ अटक जाए पता नहीं। बट हाँ, आपका फोकस क्लियर है, ये बहुत बढ़िया। सर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई नरेंद्र जी आपको, बहुत ही बेहतरीन आपने पारी की शुरुआत की है, बधाई सर। और उम्मीद करें कि आप अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खासी वेल्थ बनाकर कमा कर दें, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। श्योर सर, भगवान देगा और सब अच्छा ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर, बिल्कुल धन्यवाद। नरेंद्र गोलिया साहब बताते हुए कंपनी के CMD आगे के एक्सपेंशन प्लान्स और विस्तार के बारे में। एक और बहुत ही बेहतरीन इंडियन कंपनी, जो मतलब समय के आगे सोचने वाले प्रमोटर। आई एम सरप्राइज की लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, मतलब होनी चाहिए थी, और जिस तरह का रेस्पॉन्स आया था वो भी सही है।
बट इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इस तरह से आज से इतने सालों पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जाके पोलैंड में कंपनी खरीदना, वहाँ की सरकार से खरीदना, उसको टर्न अराउंड करके वहाँ की बेस्ट सरकारी कंपनी बनाना, ये बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है। और 40 साल पहले IIT बॉम्बे से पढ़कर इस तरह का काम करना जोरदार है प्रोमोटर्स। तो चलिए, ये है आपके लिए ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टिंग 2% ऊपर आपके लिए। आइए सेठी साहब तैयार अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। पालिया साहब की शॉर्ट टर्म पिक में भूल गया, पालिया साहब कौन सी थी? पालिया साहब मैं आपकी तो भूल ही गया। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन रिकमेंड किया है और उसके टारगेट 580 से 610 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 515 के आसपास। जस्ट चेकिंग कि वेदर यू आर ऑन अलर्ट और नॉट। तो मैं पालिया साहब को देखा क्या होता है, कई बार सोचते थे कि मेरी तो हो गई, अब मेरा क्या काम। पालिया साहब सोच सकते हैं मेरी तो तीनों पिक होगी, तो हमने कहा जरा चेक करते हैं। पालिया साहब, यू पास विद डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड रैंक। ओके, आइए बढ़ते आगे। अब है सरी साहब तैयार अपनी शॉर्ट टर्म पिक के लिए, बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, बट मेरी शॉर्ट टर्म पिक देने के पहले एक वाकया जो मेरे साथ हुआ वो मैं भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे राकेश जी ने बताया कि इंटरनेशनली कितनी फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स है जी बिजनेस के आपके। अनिल जी, मैं कुछ महीनों पहले मॉरिशस गया था, वहां पे मैं पहुंचा भारतीय समय के अनुसार कुछ 1:30 बजे, मेरे होटल में चेक इन कर रहा था। तो जो हाउसकीपिंग वाले हेड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया, वो जी बिजनेस देखते हैं, वहाँ काफी इंडियंस है, और उन्होंने मुझे तुरंत, मेरा कमरा रेडी नहीं था जिसमें घंटे भर लगने वाले थे, चेक इन का जो प्रोसीजर होता है, रूम क्लियर नहीं थे, तो उन्होंने एक तो मैंने बोला मुझे 2:30 बजे अभी इंडिया में पिक देनी है, तो अलग से एक रूम करके दिया जिसमें बैठ के मैंने अपनी पिक्स दी। और जब तक मैं अपने रूम में गया अनिल जी, एक शैंपेन की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री, फ्रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री और रूम को फ्लावर से डेकोरेट करके रखा, और 4 दिन तक जब तक मैं था ऐसी सर्विस दी कि पूछिए मत अनिल जी। लेकिन अनिल जी उसमें उनका भी एक इंटरेस्ट था, निकलते समय उन्होंने पूछ लिया, बोला सर एक स्टॉक तो बता के जाइए। इतना तो बनता है शेठी साहब, उनके पूछे बगैर ही देने चाहिए थे आपको। और हमें एक एड्रेस वगैरह, ये जरा रिजॉर्ट बता दो कौन सा। अगर कभी हमारे जाने का काम पड़े तो हमें पता है कि हमें कहाँ रुकना है। एग्जैक्टली सब ये। अनिल जी उसमें इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो खाने पीने की भी दिक्कतें नहीं थी, बट हमको तो कुछ दिक्कतें हुई नहीं। मैं तो ग्रुप के साथ था अनिल जी, तो वट और बढ़ गया मेरा। अरे आपके तो वैसे भी जलवे हैं सेठी साहब, क्या बात कर रहे हैं। चलिए बोलो, सबको मतलब मेरे अलावा सबको ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। आप मुख्यस्थ बन रहे हो, मैंने आपके देखा है अनिल जी, हम सुंदरवन साथ ही गए थे। हाँ। तो आप तो जलवे अलग है अनिल जी। वहाँ प्रॉपर्टी पे जो हमको जो हॉस्पिटैलिटी मिली, या जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सफारी में, हाँ। सर अनिल जी आपके तो ठाट अलग ही अनिल जी। आप अरे वो तो हमने पैसे दिए थे उसके। अच्छा जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जैन साहब। नहीं अनिल जी, कल मैं फिर से सालासर गया था और सालासर के सारे जो पंडित हैं सब लोग आपको याद कर रहे हैं, और मैंने बोला कि अनिल जी आएंगे जयपुर अक्टूबर के महीने में, तो बोले कि 6 घंटे लगेंगे, प्लीज उनको लेके आइएगा। मैं पिछली बार भी आपको बोला, मैं पिछली बार भी जून महीने में गया था, जून के 28 तारीख को, और इस बार भी। तो मैं आज शुरुआत में बोलना भूल गया, बट देखिए ये सर आप जाओ कभी भी है, डेट तक मत याद, जून महीने तक भी हमारे तो मुश्किल होता है। आप 28 जून बोल, कितना प्रेशर आता है हम लोगों पे ऐसा डेट याद। अब कौन 28 जून कौन याद रखता है कि 28 जून को गया था, ध्यान में भी नहीं रहे। गजब है। मतलब जैन साहब, मतलब तारीख के अलावा भी और कुछ, मतलब इतनी कौन याद नंबर्स के साथ। आइए अच्छा सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। हाँ अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंफ्रा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कैपेसिटी इंफ्रा, जो अभी 242 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 के, स्टॉप लॉस रखता है 235 रुपए का। अनिल जी ये कंपनी मेनली स्पेशलाइज करती है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने में। ये जितने बिल्डर्स है, नामी गिरामी जो बिल्डर्स है, जैसे ओबरॉय है, रहेजा, फिर इवन रेमंड, गोदरेज, फिनिक्स, लोडा, इन सब के लिए काम करती है, और महाडा और सिडको के लिए भी काम करती है। और इनका एक टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ महाडा के एक प्रोजेक्ट के लिए जेवी भी है, और बाकी एक जबरदस्त 9,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इन्होंने पिछले क्वार्टर में अडानी और डीएलएफ को भी एज अ क्लाइंट शामिल किया, मतलब उनसे भी इनको काम मिले हैं। तो अडानी का जिस तरह से हमने हाल ही में देखा, धारावी का रीडेवलपमेंट का काम अडानी को दिया हुआ है 23,000 करोड़ में, तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा बेनिफिट कैपेसिटी में देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी का पूरा फोकस है एग्जीक्यूशन के ऊपर, अच्छे एबिटा मार्जिन्स है, और एफआईएस भी अच्छे खासे बुलिश नजर आ रहे हैं। 23% की हिस्सेदारी है, जिसमें सोसाइटी जनरल,
फिर मेरे एसेट मैनेजमेंट, निपॉन वगैरह है। तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक और मुझे लगता है जल्दी इसमें 265 तक के लेवल्स आने चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है 235 का। ओके, तो कैफेसाइट इंफ्रा ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। आइए विदा लेने का वक्त है और आज तो पैनल बहुत ही दमदार नजर आ रहा है, एक से एक बढ़कर हमारे एक्सपर्ट। देखिए पहले दिल्ली वाले हिमांशु जी, कुणाल जी और थोड़े दिल्ली के, थोड़े अमेरिका के राकेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से हमारे जय ठक्कर साहब, सुमित जी, मेहुल कोठारी साहब, सेठी साहब और राजेश पांड्या साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर वाले जैन साहब और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के पूरी दुनिया भर के अजय बग्गा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारा आज साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।